नमस्कार, मैं आशीष वीसीएन न्यूज के हिंदी समाचारों में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं खबर विस्तार से। विगत 3 दिनों से लापता कोमल काकाणी को हाल ही में नागपुर से हिरासत में लिया गया। राजापेट पुलिस की इस कामयाबी को लेकर समूचे शहर में राजापेट पुलिस की वाहवाही की जा रही है। शहर में सनसनी मचा देने वाले शारदा नगर निवासी तथा किराना व्यापारी नितिन काकाणी की 14 वर्षीय नाबालिग कोमल काकाणी के अचानक घर से लापता होने के 4 दिनों बाद शनिवार को लापता कोमल को नागपुर स्थित पारडी से राजापेट पुलिस ने अपने कब्जे में लिया। कोमल के मिल जाने की खबर के बाद काकाणी परिवार में मानो शनिवार को ही दीपावली जैसा माहौल देखा गया। जबकि राजापेट पुलिस टीम की इस कामयाबी पर शहर भर से राजापेट पुलिस का अभिनंदन किया जा रहा है। देर शाम तक पुलिस दल कोमल को साथ लेकर राजापेट थाने पहुंची, जहां काकाणी परिवार अपनी एकमात्र कलेजे के टुकड़े की राह में आंखें बिछाए बैठा था। गौरतलब है कि विगत 18 सितंबर की शाम शारदा नगर निवासी काकाणी परिवार की लाडली खेलते समय अचानक घर से लापता हो गई थी। काफी खोजबीन के बाद जब कोमल का कहीं पता नहीं चला तो परिजनों ने रात 9 बजे कोमल के गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। 3 दिनों तक कोमल का कोई पता नहीं चलने के बाद अंततः पुलिस आयुक्त दत्तात्रेय मंडलिक ने मोर्चा संभाला और बीते शुक्रवार को अलग अलग पुलिस टीम शहर के बाहर रवाना की। नागपुर के पारडी से अपने कब्जे में ली गई कोमल के संदर्भ में पुलिस ने बताया कि घटना वाली शाम को घर से निकलकर सीधे बस स्थानक पहुंची एवं नागपुर जा रही बस में सवार हो गई। इसी दौरान बस में यात्रियों की काफी भीड़ भी थी। कोंडाली में जब बस खाली हुई तो कोमल इसी बस के चालक के सीट के पीछे वाली सीट पर बैठी 2 लड़कियों के पास बैठ गई, परंतु दोनों लड़कियों ने कोमल से पूछताछ करने पर कुछ नहीं बताया। बस जब रविनगर पहुंची तो कोमल ने उन दोनों लड़कियों से सारी हकीकत बयां की, जिसके बाद उन दोनों लड़कियों ने महिला बस वाहक को इस बारे में बताया। नागपुर के गणेशपेट स्थित बस स्थानक पहुंच वहां के डेपो प्रबंधक को सारी जानकारी दी गई, परंतु डेपो प्रबंधक ने रात हो जाने की वजह से उन दोनों लड़कियों का मोबाइल नंबर लेकर कोमल को उन लड़कियों के साथ ये कहकर भेज दिया था कि कल कोमल को लेकर आना। परंतु उन दोनों लड़कियों के परिवार में एक बुजुर्ग की मौत हो जाने की वजह से दूसरे दिन कोमल को साथ लेकर डेपो नहीं पहुंच पाए। इस बीच राजापेट पुलिस की टीम नागपुर के रेलवे स्टेशनों, अस्पतालों तथा बस डिपो में कोमल के लापता होने के पोस्टर लगाए गए। यह जानकारी डिपो प्रबंधक को पता चलते ही उन्होंने दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क साधा और कोमल जैसी एक लड़की को नागपुर के पारडी निवासी पोल्टे एवं कासदेकर नामक लड़कियों के संदर्भ में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इनमें से एक लड़की का मोबाइल नंबर भी उनके पास लिखा था। तत्काल राजापेट पुलिस ने उक्त मोबाइल नंबर पर संपर्क साधते हुए उनका पता पूछा और पारडी स्थित उस स्थान पर जा पहुंची जहां का पता बताया गया। यहां पहुंचकर पुलिस टीम ने कोमल को अपने कब्जे में लेकर इसकी सुखद जानकारी अपने वरिष्ठों को दी। साथ ही काकाणी परिवार को यह सूचना देते ही काकाणी परिवार में मानो दिवाली से पहले ही दिवाली का वातावरण निर्माण हुआ। कारंजा में 2 अलग अलग हादसों में एक की मौत तो अन्य 3 लोग गंभीर जख्मी बताया गया है। शनिवार का रोज कारंजा शहर के लिए हादसों का दिन रहा। वाशिम जिले के कारंजा शहर में शनिवार को हुए 2 अलग अलग रोड दुर्घटनाओं में एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं इस घटना में 3 युवक बुरी तरह से घायल होने के समाचार है। घायलों का उपचार जारी बताया गया है। जानकारी के अनुसार नागपुर औरंगाबाद हाईवे स्थित कारंजा शहर में पेट्रोल पंप के पास मोटरसाइकिल पर सवार ट्रिपल सीट धारक राज्य परिवहन की बस के चपेट में आ गए। इस हादसे में तीनों में से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 युवक बुरी तरह घायल हुए। अन्य एक घटना में तेज रफ्तार ट्रक क्रमांक CG 8676 की चपेट में पैदल जा रहे वृद्ध महादेव अंभोरे घायल हुए, जिनकी हालत नाजुक बताई जा रही है, जबकि ट्रक चालक मौके से फरार होने में कामयाब रहा। सचिन नामक युवक की सतर्कता से भाग रहे ट्रक का नंबर नोट किया गया। कारंजा से हमारे संवाददाता बोरकर, VCN न्यूज अमरावती। तो एक और शहर में दारू वालों पर फिर से आफत आन पड़ी। भारी तोड़फोड़ और हंगामे के बीच आगजनी भी हुई। मायानगर की देशी दारू की दुकान जलाकर खाक कर दी गई। इस दुकान को जलाने वाले स्वाभिमानी महिलाओं का यह आक्रामक आंदोलन था। शराब विरोधी आंदोलन अब फिर एक बार उग्र रूप ले रहा है, जिस कारण शराब विक्रेताओं के लिए फिर से बुरे दिन शुरू हो रहे हैं।
आज शहर के मायानगर तथा बडनेरा में देशी दारू के दुकानों में भारी तोड़फोड़ कर दुकानों को महिला शक्ति ने आग के हवाले कर दिया। स्वाभिमानी महिला कार्यकर्ताओं ने आज आक्रामक आंदोलन कर देशी दारू दुकान पर हमला बोल दिया। मायानगर के देशमुख के देशी दारू दुकान में घुसे महिला शक्ति ने पूरी दुकान को तहस नहस कर डाला। तथा दुकान को आग के हवाले कर भारी नुकसान किया। तो वहीं पुलिस ने मौके पर धमक कर माहौल पर काबू पाया, लेकिन तब तक सब कुछ खाक हो चुका था। मायानगर येथील दारूचे दुकान परत काल उघडण्यात आले। काल माझी महानगरपालिकेची साफसफाई असल्यामुळे मी हा कार्यक्रम राबवू शकली नाही, नाहीतर कालच हे लोक दारूचं दुकान उघडू शकले नसते। आज गेल्या कित्येक महिन्यापासून दारूचे दुकान बंद असल्यामुळे माझ्या प्रभागातील नागरिक शांततेने झोपत होते, शांततेने काम करत होते। पण काल परत हा गलिच्छ प्रकार सुरू झाला आणि त्यामुळे आता इथे दारूचं थैमान माजणार होतं। माझ्या मायानगर मधील नागरिकांना गेल्या 20 ते 25 वर्षापासून अतोनात अत्याचार या लोकांचे सहन करावे लागतात। या दारूच्या दुकानामुळे इथे चिडीमारी वाढलेली आहे, पाकेटमारी वाढलेली आहे, मारापिटा वाढलेल्या आहे। या भागातून माझ्या महिला शिवाय माझ्या मुली तरुण मुली इथनं MIDC मध्ये कामाला जातात, कॉलेजमध्ये येणं जाणं करतात। तर इथून जाणं मुश्किल झालं। कोणी मासोळा घेऊन बसलं, कोणी छोटंसं मटणाचं दुकान घेऊन बसलं, कोणी आळवा झोपला आहे, कोणी तिरपा बसला आहे। या गलिच्छ प्रकाराला आम्ही कंटाळलेलो होतो। वाटलं होतं आजपर्यंत आतापर्यंत थांबलं दारूचं दुकान यापुढे सुद्धा लागणार नाही, पण काल दारूचं दुकान मारल्यामुळे मी आज माझ्या महिलांना आवाहन केलं की तुम्हाला जर आपले पती मुलं दारूमुक्त करायचे असेल तर हे दुकान आपल्याला तातडीने इथून हटवण्यात आलं पाहिजे। आणि प्रेमाने ऐकणारे हे लोक नाही, हे भरपूर महसूल देतात म्हणून शासन यांना दारूचे दुकान उघडण्यास परवानगी देते, पण हे वस्तीत दुकान आहे।
माझ्या प्रभागातील मुलांचे लग्न होत नाहीये. चॅनल वाले व्यवस्थित ऐकून घ्या. या दारूची झळ अशी आहे, सामान्य नाही आहे. माझ्या मुलांचे लग्न जुळत नाही आहे, कारण हे दुकान आहे म्हणून इथून बाहेरचे लोक आम्हाला सोयरी करायला तयार नाही आहे. इतका त्रास वाढला, तोंड दाबून मुख्यांचा मार सहन करावा लागत आहे. वैयक्तिक भांडणं होत आहे आपसात. काय इथं तुम्हाला दंगली घडून आणायच्या होत्या? काय अपेक्षित होतं तुम्हाला दारूला इथलं दुकान उघडण्यास परवानगी देऊन? शासन जो नागरिकांच्या विरोधी निर्णय घेईल त्या निर्णयाला मी विरोध करीन आणि याच प्रकारे करीन. यासाठी मला जेलमध्ये जावं लागलं तरी मी मान्य आहे, पण माझ्या नागरिकांना जर न्याय मिळत असेल तर मी मागे हटणार तयार नाही. संत्र्याचा तर इथं दुसरा वैवाहिक प्रकार घडायला मार्ग उशीर लागणार नाही. आज तुम्ही सगळ्यांनी पाहून घेतलेला आहे, महिलांची मानसिकता एवढी खराब झालेली आहे. एक तर MIDC बंद आहे, मजुऱ्या नाही आहे, मुलांना खायला नाही आहे, आणि त्यात हे नवरे दारू पितात मजुरीची. घरातल्या बायांनी काय करायचं? आत्महत्याचं प्रमाण वाढलेलं आहे माझ्या प्रभागात. मी माझ्या प्रभागासाठी जेवढं काही करता येईल तेवढं करीन. आणि इथे जर दुसऱ्यांदा दारूचं दुकान उघडण्यात आलं किंवा त्यांची तयारी जरी दिसली तर यापेक्षा गंभीर प्रकार झाल्याशिवाय राहणार नाही. आणि त्याला तुम्ही सर्व पोलीस प्रशासन जबाबदार राहा. प्रभाग क्रमांक 9 में आवारा कुत्ते का आतंक कई महीनों से चालू है तो सामान्य जनता इन कुत्तों से परेशान है. एक और आवारा कुत्ता नगर सेविका सुचिता बीटे के घर में घुस गया. दिन भर इस कुत्ते को नगर सेविका के घर में बंद कर रखा गया था. जानकारी अनुसार शनिवार को एक आवारा कुत्ता नगर सेविका सुचिता बीरे के घर में जा घुसा. इस आवारा कुत्ते को अपने घर में देखकर बीरे ने घर का दरवाजा बाहर से बंद कर लिया. तकरीबन 11 बजे से 3:30 बजे तक वो कुत्ता उस घर में बंद रहा. बाद में महानगर पालिका में पशु विभाग को फोन करके हकीकत बताई गई तो पशु विभाग ने एक चौंकाने वाला उत्तर दिया. चौथा शनिवार होने के कारण छुट्टी है, हम कुछ नहीं कर सकते. ऐसा जवाब खुद नगर सेविका को मिला और अपनी ही महानगर पालिका प्रशासन द्वारा. बाद में महानगर पालिका आयुक्त को फोन किया गया तो उसी दौरान आयुक्त द्वारा इस आवारा कुत्ते को पकड़ने के लिए एक विशेष दस्ते की व्यवस्था की गई और कार्रवाई करते हुए उस आवारा कुत्ते को पकड़ा गया. नगर सेवक के घर में कुत्ता घुसने पर महानगर पालिका ने छुट्टी के दिन भी कार्रवाई की. ये बड़ी चौंकाने वाली बात है, लेकिन हमें कई दिनों से आवारा कुत्तों से परेशानी हो रही है तो उस वक्त प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सोता दिखाई देता है. इस आवारा कुत्ते के माध्यम से आवारा जानवरों का मसला फिर एक बार चर्चा में आया तो प्रशासन भी शायद जाग जाएगा. कम से कम ऐसी उम्मीद तो जुटाई ही जा सकती है. ब्यूरो रिपोर्ट, VCN न्यूज, अमरावती. इसी साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर. पैराडाइज स्कूल की ओर से स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छ भारत सुंदर भारत का संदेश लेकर रैली निकाली गई. इस रैली में गाडगे महाराज एवं गांधी जी के वेश में विद्यार्थियों ने सहभाग लिया. स्वच्छ भारत सुंदर भारत यह संदेश लेकर साक्षरा पैराडाइज इंग्लिश हाई स्कूल ने शनिवार सुबह स्वच्छता रैली निकाली. रंगारंग इस रैली में संदेश फलकों को सजाया गया. संदेश फलक द्वारा लोगों को स्वच्छता के फायदे विद्यार्थियों द्वारा बताए गए. स्वच्छता और शिस्त इस रैली के मुख्य आकर्षण थे. तर्फे आणि स्वच्छता अभियान हे राबविण्यात येत आहे. तर
फर्स्ट टू 10th स्टँडर्डची मुलं याच्यामध्ये सहभागी झालेले आहे. 71 शिक्षक याच्यामध्ये सहभागी झाले आहे. आणि आमचा उद्देश याच्यामागे हा आहे की आपला भारत हा स्वच्छ भारत झाला पाहिजे. जे मोदीचे जे स्वप्न आहे ते आपण पूर्ण केलं पाहिजे. धन्यवाद. रैली के तहत पथनाट्य का भी आयोजन किया गया था. इसी के साथ हिंदी समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का. कहीं मत जाइए, देखते रहिए VCN न्यूज. आप देख रहे हैं VCN न्यूज, आपका विदर्भ, आपके समाचार. घरची शान घरचा मान घराकडे तिचे सर्व ध्यान. कोण आहे ती, अहो हो कोण आहे ती, गृहलक्ष्मी गृहलक्ष्मी. ममते पोटी प्रेमासाठी झटते नेहमी घरच्यासाठी. अहो पण काय केलं तिच्यासाठी. म्हणूनच तर घेऊन आलोय गृहलक्ष्मी, आनंद एका स्त्रीचा. अगं बाई. गृहलक्ष्मी. आप देख रहे हैं VCN न्यूज, आपका विदर्भ, आपके समाचार. ब्रेक के बाद मैं आशीष फिर एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं. आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर. इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर. मुकेश चिल्लोरकर का दशकों से शुरू है रंगारंग मूर्तियां बनाने का व्यापार. नक्षत्र नाम से MIDC गोपाल नगर कुंभारवाड़ा में चिल्लोरकर की दुकान प्रसिद्ध है. यह व्यापार दशकों से शुरू है, ऐसा मुकेश चिल्लोरकर ने VCN न्यूज को बताया. आप कब से काम ये कर रहे हैं मूर्तियों का काम समझो? 1982. इससे पहले कौन करते थे? मेरे दादाजी करते थे. दादाजी परदाता. पारंपरिक धंधा व्यवसाय है हमारा मूर्ति बनाना. तो ये मूर्ति अपनी कहाँ कहाँ जाती है? यहाँ की मूर्ति धुळे जाती है, नाशिक जाती है, नागपुर, जळगाव, यवतमाळ, यानी दूर दूर तक जाती है मूर्ति यहाँ पर. इतनी मिट्टी में इतनी बड़ी मूर्ति बनी नहीं सकती, यानी खंडित होने की शक्यता रहती. इसमें PUP में ज़्यादा हम आकर्षित बना सकते हैं, यानी फिनिशिंग भी PUP की इसमें अच्छी आती है. और मिट्टी की इसमें कैसा है, खंडित होने की शक्यता है और इतनी बड़ी मूर्ति बन नहीं सकती, यानी बनाना पा नहीं सकती.
जैसा हम स्टार्ट चालू करते हैं मूर्ति बनाने, तो कैसा करीबन 8-15 दिन लग ही जाते। 10-12 जन कारागिर है और हम 2 जन, ऐसे 12-13 जन लेबर काम करना है। उससे ज़्यादा तो लेडीज ही काम, ये वर्क का काम ज़्यादा लेडीज ही करती है हमारे यहाँ पे। तो जो सजाने का काम रहता है तो लेडीज ही कर लेती है। अरे कितने दिनों से शुरुआत होती है इसकी? शुरुआत यानी कब से आप ये मूर्ति बनाने का काम चालू करते हैं दुर्गा माता की? दुर्गा जी के यानी 5 दिन, करीब 5 दिन पहले से चालू हो जाता है। यानी नवरात्र के पहले 5 दिन से चालू हो जाता सजाना। गणपति के दूसरे तीसरे दिन से स्टार्ट चालू हो जाता है, देवी का हमारा काम चालू हो जाता है। और करीबन आप कितनी मूर्तियाँ बनाते हैं इसमें? करीब 25 मूर्ति रहती है। हर साल सिर्फ आप 25 मूर्ति बनाते हैं? कैसा मंडल की उस पे है, यानी कभी 25-30 बढ़ जाती है, कभी यानी मंडल की उस पे सिलेक्टरी पीस बनाते हुए। कितने मंडल आपके यहाँ पे आते हैं और कहाँ कहाँ से आते हैं? ये धुळे के आते हैं, नाशिक, जळगाव और इंदौर, बल्लारशा, यवतमाळ, ये दूर के कस्टमर आते हैं। कीमत बोले तो 20,000, 18,000, 15,000, 25,000 तक करीबन रहते रेट। और ठहराती मंडल लेता भाई, ऐसे ये नहीं, वही मंडल को मूर्ति है। ये पारंपरिक व्यवसाय है हमारा। अभी स्टार्ट गणपति के बाद से शुरुआत करते हैं और गणपति करीबन हम 3-4 महीना, हमारा साल भर ये इसके भरोसे में हमारा व्यवसाय है पूरा। और लक्ष्मी, दुर्गा देवी, गणपति यानी सभी ही देवी हम बना चुके हैं। और लक्ष्मी, महालक्ष्मी, गणपति देवी, दीपावली की लक्ष्मी यानी सभी ऑर्डर प्रमाणे बना। स्टार्ट नक्शा आर्ट, मूर्तिकार मुकेश चिल्लोरकर, जनता कॉलोनी कुंभारवाड़ा, अमरावती। ये कला केंद्र का नाम नक्शा आर्ट। 90 11 75 43 43। तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आकर शावक की दर्दनाक मौत हो गई है। शावक के शरीर में कुल मिलाकर 20 स्थानों पर फ्रैक्चर होने की चर्चा बताई जा रही है। चांदू रेलवे रोड के वैष्णो देवी मंदिर के पास की यह घटना है। कुछ दिनों पूर्व सुपर एक्सप्रेस पर भी यही वाकया हुआ था। समीपस्थ वड़ाली परिसर स्थित चांदू रेलवे रोड स्थित वैष्णो देवी मंदिर के सामने से गुजर रहे मार्ग पर शनिवार की सुबह किसी अज्ञात वाहन के चपेट में आने से 6 माह के शावक घटनास्थल पर ही तड़प कर दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दुर्घटना में घायल होने से मौत हो चुके इस शावक के शरीर में लगभग 20 फ्रैक्चर बताए जा रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वड़ाली क्षेत्र में ठंड के चलते काफी कोहरा छाया रहता है, जिससे वाहन चालकों को वाहन चलाने में भारी कठिनाई होती है। अनेकों बार घने कोहरे के चलते वाहन चालकों को अपने वाहनों के हेडलाइट जलाने पड़ते हैं। संभावना जताई जा रही है कि ऐसे ही कोहरे के वातावरण में यह शावक रोड पार करने के दौरान किसी तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आ गया, जिससे वह दूर तक फेंका गया। दुर्घटना की भयावहता इसी से समझी जा सकती है कि शावक के शरीर में करीब 20 फ्रैक्चर देखे गए। समझा जा रहा है कि घटना से कुछ देर बाद तड़प कर मौके पर ही शावक ने दम तोड़ दिया। इस घटना की जानकारी पर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मृतक शावक का पोस्टमार्टम कर उसे नियमानुसार दफन किया। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हबीबनगर के फ्रेंड्स उर्दू इंग्लिश स्कूल के हॉकी टीम ने जारी रखी अपनी जीत की परंपरा। हॉकी स्पर्धा में 6-0 से हराकर जीत दर्ज की।
फ्रेंड्स उर्दू इंग्लिश स्कूल की हॉकी टीम ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। फ्रेंड्स वेलफेयर सोसाइटी द्वारा संचालित फ्रेंड्स उर्दू इंग्लिश शाला हबीबनगर अमरावती की हॉकी टीम हर साल की परंपरा कायम रखते हुए इस साल भी नेहरू हॉकी टूर्नामेंट्स के जिला स्तरीय हॉकी स्पर्धा में फाइनल्स में अपना मजबूत स्थान बनाकर तीनों स्पर्धाओं में अपनी कामयाबी हासिल कर विभाग स्तरीय स्पर्धा के हकदार बने। खेल के दौरान जूनियर नेहरू कप में अंडर 15 में एक के बाद एक गोल मारकर सैफी जुबली हाई स्कूल को 6-0 से हराकर जीत दर्ज की। इस कामयाबी के लिए शारीरिक शिक्षक मोहम्मद फैजान, इमरान, अजहर इकबाल, इरफान वसीम काजी एवं मुख्याध्यापिका तथा समक्ष शिक्षकगण उपस्थित थे। तो वहीं दूसरी ओर 99% भरा है सिंबोरा का डैम, कभी भी खुल सकते हैं इस अपर वर्धा धरण के दरवाजे। वर्धा नदी के तट पर गांवों को अलर्ट दिया गया है। विगत 3 दिनों से मोर्शी तहसील एवं मध्य प्रदेश में संततधार बारिश के चलते अपर वर्धा बांध छलकने को बेताब है। कमजोर मानसून के चलते जिले में पानी को लेकर चिंता हो रही थी। अपर वर्धा में जल संग्रह की कमी के चलते अमरावती एवं बडनेरा वासियों के जलपूर्ति में 50% कटौती की जा रही थी, लेकिन अब संकट के बादल छटने लगे हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अम्बा फेस्टिवल का शानदार शुभारंभ किया गया और वहीं फेस्टिवल के दौरान अनेक प्रसिद्ध कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन दिखाएंगे। मधुर संगीत से गूंज उठेगा सांस्कृतिक भवन। मित्रांनो, अंबा फेस्टिवलचं यंदा 11वं वर्ष आहे। आपल्या सगळ्यांच्या स्मरणात असेल की गेल्या वर्षी नवरात्र काळात होणाऱ्या या अंबा फेस्टिवलची दशकपूर्ती होती आणि त्यानिमित्त शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे लिखित आणि महाराजा शिवछत्रपती प्रतिष्ठान पुणे निर्मित जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचे महानाट्य जाणता राजा याचे 7 दिवस निःशुल्क प्रयोग केले होते आणि आपल्या परिसरातील 2.5 लाख लोकांनी निःशुल्क त्या नाटकाचा आस्वाद घेतला होता। हा ऐतिहासिक उपक्रम केल्यानंतर अंबा फेस्टिवल हे नाव अमरावतीतल्याच नव्हे, विदर्भातल्याच नव्हे तर महाराष्ट्रातल्या सर्व शहरांपर्यंत जाऊन पोहोचलेला आहे। या महोत्सवाचा लौकिक मोठा झालेला आहे। दररोज दुपारी 1 वाजता स्थानिक कलाकारांचे कार्यक्रम आयोजित आलेले आहेत। या स्थानिक कलाकारांच्या कार्यक्रमांमध्ये कुठे महाराष्ट्र दर्शन असेल, कुठे बेटी बचाओ बेटी पढाओ या विषयावर झिंगराबाई नावाचं नाटक असेल किंवा महिलांचं भजन असेल, प्रहसन स्पर्धा असेल, नाट्य स्पर्धा असेल, पथनाट्य स्पर्धा असेल, त्याच्यामध्ये गीत गायनाचे कार्यक्रम आहेत, त्याच्यामध्ये आमच्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांचे देखील कार्यक्रम आहेत। या सगळ्या कार्यक्रमांना आपण आवर्जून उपस्थित राहावं। सोबतच दररोज संध्याकाळी 7 वाजता आपल्या महाराष्ट्रातच नव्हे तर संपूर्ण देशामध्ये ख्यातीप्राप्त नामवंत कलावंतांचे कार्यक्रम दररोज संध्याकाळी 7 वाजता आयोजिण्यात आलेले आहे। 24 तारखेला रविवारी सायंकाळी 7 वाजता आपल्या अमरावतीचे ख्यातनाम तबलावादक लड्डू मिया खा साहेब यांचं पुण्यस्मरण आम्ही करणार आहोत आणि त्यांच्या पुण्यस्मरणासाठी आपल्या राज्यातील नामवंत 18 तबलावादक सांघिक तबलावादन करणार आहे। हा अत्यंत अनोखा असा कार्यक्रम या अंबा फेस्टिवलमध्ये आयोजित केला जाणार आहे। 25 तारखेला आपण सगळेजण दररोज संध्याकाळी टीव्ही मालिकांमध्ये ज्यांना बघत असता ते योगेश सोमण हे आपला एकपात्री प्रयोग सादर करणार आहे। थोर देशभक्त स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांच्या अन्नमानातील पर्वावर आधारित हे नाट्य आहे। अतिशय दमदार असं नाट्य आहे, देशभर विदेशामध्ये गाजलेलं असं नाट्य आहे। त्याचं सादरीकरण 25 तारखेला होणार आहे। 26 तारखेला या मंचावर देशभरातील नामवंत शायर आणि नामवंत हिंदी कवींच्या उपस्थितीमध्ये मुशायरा आणि हिंदी कवी संमेलन आयोजिण्यात आलेलं आहे। आपले भारतरत्न परमपूजनीय डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर त्यांना अभिवादन करण्यासाठी 27 तारखेला भीमवंदना हा कार्यक्रम आयोजित आहे। त्याच्यासोबतच कव्वाली गाणारे अतिशय मोठे गायक होते, ज्यांची कव्वाली आपल्याला सगळ्यांना माहीत असेल की ढलता सूरज धीरे धीरे चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता ही ढल जाएगा या कव्वालीचे जे गायक होते अजीज नाझा यांचे सुपुत्र मुस्तफा नाझा हे कव्वालीचे सादरीकरण करणार आहेत। त्यानंतर 28 तारखेला आपली विदर्भाचीच कन्या असलेली पण पुण्यामध्ये नाव कमवलेली पल्लवी पत्की ढोले यांचा संच सूर पालवी त्यांच्या माध्यमातून नौशाद, ख्यातनाम संगीतकार नौशाद ते आजच्या पिढीचे संगीतकार अजय अतुल यांच्यापर्यंत संगीताचा प्रवास मांडला जाणार आहे। 29 तारखेला सगळ्यात शेवटच्या दिवशी या महोत्सवामध्ये इंदोरचे मोहन वीणा वादक पंडित सतीश खानवलकर आणि अकोला येथील ख्यातनाम बासरी वादक प्रशांत अग्निहोत्री
यांच्या दोघांच्या उपस्थितीमध्ये इथे मनमोहिनी नावाचा इन्स्ट्रुमेंटल कार्यक्रम आयोजिलेला आहे। यामध्ये मदन मोहन, नौशाद, शंकर जयकिशन, सलील चौधरी अशा ख्यातनाम संगीतकारांचा जो प्रवास आहे तो प्रवास या कार्यक्रमामधून मांडण्यात येणार आहे। आपली सगळ्यांची उपस्थिती संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक नाट्यगृहामध्ये द्यावी ही नम्र विनंती आंबा फेस्टिवल ट्रस्टचा अध्यक्ष या नात्याने मैं आपल्याला सगळ्यांना करत आहे। लाखों की चोरी का पर्दाफाश करते हुए 4 नाबालिगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। यह कार्रवाई नागपुरी गेट स्थित मुस्कान कॉलोनी की घटना के तहत की जा रही है। स्थानीय मुस्कान कॉलोनी निवासी सैयद सादिक सैयद शब्बीर के निवास स्थान में हुई 1,92,000 की सेंधमारी की घटना का पर्दाफाश करते हुए नागपुरी गेट पुलिस ने नगद सहित जेवरात ऐसे कुल 1,42,000 का माल जब्त करने में कामयाबी हासिल की। इस मामले में नागपुरी गेट पुलिस ने नागपुर के 2 तथा स्थानीय 2 नाबालिगों को पूछताछ के लिए कब्जे में लिया था, जिनकी कबूली पश्चात सारा मामला उजागर हुआ। गौरतलब है कि इसी माह के 18 तारीख को नागपुरी गेट थाना क्षेत्र के मुस्कान नगर निवासी सैयद सादिक ने अपनी शिकायत में लिखा था कि 17 सितंबर को वो सहपरिवार नागपुर गए थे। 18 सितंबर को जब वो अपने घर पहुंचे तो उन्हें अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा ताला टूटा हुआ दिखाई दिया। शयन कक्ष में रखी अलमारी का ताला तोड़कर अज्ञात ने नगद एवं जेवरात ऐसा कुल 1,92,000 के माल पर हाथ साफ किया। नागपुरी गेट थाना क्षेत्र में लगातार हो रही सेंधमारी की घटनाओं के तत्काल बाद हुई इस बड़ी वारदात ने नागपुरी गेट पुलिस की कार्यक्षमता पर प्रश्न चिन्ह निर्माण किया। लगातार सेंधमारी की घटनाओं पर शिकंजा न कस पाने के चलते पुलिस आयुक्त दत्तात्रेय मंडलिक ने थानेदार दिलीप चौहान को हटाने की चेतावनी तक दे डाली, जिसका परिणाम यह हुआ कि पिछली वारदातों के आरोपियों के नामों की जांच किए जाने पर ऐसे 2 नाबालिग चोर तिवसा पुलिस के कब्जे में होने की जानकारी नागपुरी गेट पुलिस को मिली। तत्काल दोनों को यहां लाकर की गई पूछताछ में पता चला कि सैयद सादिक के घर की गई चोरी का माल एक थैली में जमा कर फरार होने के दौरान परिसर के एक युवक ने दोनों नाबालिगों को देख लिया, जिसके बाद नगद समेत जेवरात भरी थैली उन दोनों ने शिकायतकर्ता के घर के पिछवाड़े फेंक दी। लेकिन वहां से जा रहे अन्य 2 नाबालिगों ने यह थैली उठाकर देखा तो इसमें नगद समेत जेवरात पाकर क्षेत्र में ही कहीं थैली छुपा दी थी। पुलिस ने बड़े ही गोपनीय तरीके से माल जब्त कर 4 नाबालिगों को अपने कब्जे में लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, VCN न्यूज, अमरावती। राजापेट स्थित हरिओम कॉलोनी में कुछ अलग तरीके से गरबे का आयोजन किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश गरबा आयोजकों ने दिया। चारों ओर नवरात्र उत्सव की धूम है। सभी लोग अपने अपने तरीके से उत्सव मनाते दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह राजापेट स्थित हरिओम कॉलोनी में गरबा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश आयोजक महिला दे रही है। भारत माता की प्रतिमा लगाकर देश से प्यार करते लोगों को अपनी बेटी के प्रति सम्मान रखने की अपील की गई है। शहर के बाकी आयोजकों ने इस आयोजक महिलाओं से कुछ नया करने की, जिससे समाज का भला हो, ऐसी सीख लेनी चाहिए। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नाबालिग का अपहरण एवं दुराचार मामले में आरोपी को 10 वर्ष की कैद की सजा दी गई है। जिला एवं सत्र न्यायालय ने यह फैसला सुनाया है।
एक नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुराचार की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी यशोदानगर निवासी अल्पेश गुणवंत पाटिल को जिला सत्र न्यायालय ने दोषी करार देते हुए 10 वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार बीते 15 नवंबर 2016 को फ्रीजरपुरा थाना क्षेत्र की एक नाबालिग को स्कूल जाते समय यशोदानगर निवासी अल्पेश पाटिल ने पीड़िता को अगवा कर बडनेरा रेलवे स्टेशन ले गया तथा वहां से किसी ट्रेन से पूना ले जाकर नाबालिग के साथ दुराचार की घटना को अंजाम दिया। पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर फ्रीजरपुरा पुलिस ने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज की थी। आरोपी अल्पेश ने कुछ दिनों तक पीड़िता को देहू तथा आळंदी में अपने साथ रखा। जांच के दौरान यह बात सामने आई कि अल्पेश ने ही पीड़िता का अपहरण किया है। जांच अधिकारी सतीश इंगोले की टीम ने पूना से अल्पेश को पीड़िता सहित अपने कब्जे में लिया, जिसके बाद अल्पेश के खिलाफ अपहरण तथा दुराचार का मामला दर्ज करने के साथ ही बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कानून के तहत मामला दर्ज किया गया। आगे की जांच पूरी होने के पश्चात चार्जशीट दाखिल की गई। तो वहीं शुक्रवार को इस मामले में अल्पेश को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष की कैद तथा 2000 रुपए जुर्माना सुनाया गया। ये थे आज के हिंदी समाचार। हिंदी समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। आप आपके सुझाव एवं समस्याएं हमें भेज सकते हैं। हमारा पता है VCN न्यूज कार्यालय, पहली मंजिल, साउजी कॉम्प्लेक्स, सतीधाम मंदिर रोड, रैली प्लॉट, अमरावती। या फिर आप हमसे स्क्रीन पर दिए गए नंबरों द्वारा सीधा संपर्क भी कर सकते हैं। विदर्भ से जुड़ी बिंदास और बेधड़क जानकारी के लिए देखते रहिए VCN न्यूज। नमस्कार।